हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 का इकोनॉमिक का टॉपिक। अगर आपने फाइल तैयार की है नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स पर, तो उसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि वाइवा बेस्ड कह सकते हैं आप इन्हें। और ये भी कहूँगा ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस, तो आपको इन सभी क्वेश्चंस के बारे में तो एटलीस्ट पता ही होना चाहिए, क्योंकि टीचर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। बट आई होप सो यू विल श्योरली गेट द क्वेश्चन लाइक दैट। लेकिन इससे पहले ये भी कहूँगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर विजिट कीजिएगा। और साथ में अगर कोई और भी आपका ऐसा टॉपिक है जो अभी तक आपने रेडी नहीं किया है, चाहे वो बिजनेस स्टडीज़ का है, इवन इकोनॉमिक्स का है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, व्हाटएवर, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखते हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटिव एग्रीगेट, ये तो हमारा टॉपिक है। और इसी पर जो फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैंने ऑलरेडी अपना मटेरियल रेडी किया हुआ है कि क्या हो सकता है, तो आपको मैं बिल्कुल प्रॉपर जो है बुकिश लैंग्वेज के थ्रू भी बता सकता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में भी आप समझ सकते हैं कि जो नेशनल इनकम है वो सम टोटल है ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। तो आपके सामने यहाँ पर देखिए दो तीन जो हैं फ्रेजेज आ जाएंगे। एक तो अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, उस टाइम पीरियड के दौरान यानी 1 ईयर के दौरान जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री है, फैक्टर इनकम्स उनके द्वारा जो अर्न की जाती है, उनका सम टोटल होता है नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम भी इंक्लूड्स फैक्टर इनकम्स ओनली। अब ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें जो है सिर्फ फैक्टर इनकम ही इंक्लूड क्यों की गई है और ट्रांसफर इनकम क्यों इंक्लूड नहीं की गई है। वो एक्चुअली आपका चैप्टर बहुत लेंदी है, बट इवन देन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, वो भी क्लियर करूंगा बाद में। और नेशनल इनकम ऑल्सो इंक्लूड्स इनकम ऑफ ओनली द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। ये इसका एक और पॉइंट है जो आप माइंड में रख सकते हैं। तो आप नेशनल इनकम के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा, आपका टीचर आपसे पूछ सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 के लिए। टाइम पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर। अब जैसे बच्चों को कई बार पता नहीं होता कि कौन सा टाइम पीरियड होता है, 1 ईयर की हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्या उसकी एग्जैक्ट डेट होगी, तो हम कहेंगे यहाँ 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इधर से मार्च की 31, उधर अप्रैल 1 से हमारा न्यू अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारा टाइम पीरियड है जो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है अकाउंटिंग ईयर का। नेक्स्ट है इकोनॉमिक और डोमेस्टिक टेरिटरी। इकोनॉमिक और डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग आपको टीचर को बताना होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें, जो इकोनॉमिक या डोमेस्टिक टेरिटरी है, ये या है और है, इसका मतलब सेम चीज़ है। इकोनॉमिक और डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी जिसको एडमिनिस्टर करती है वहाँ की गवर्नमेंट, विद इन विच जिसमें आ जाएंगे पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। जहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स, कैपिटल, गुड्स और ये सब सर्कुलेट करते हैं फ्रीली, वो हमारी होती है एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस के। ये डेफिनेशन है हमारी इकोनॉमिक या डोमेस्टिक टेरिटरी की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिटीजन्स एंड रेजिडेंट्स। अब सिटीजन्स और रेजिडेंट्स के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है, हम सिटीजन्स किसे बोलेंगे। देखिए ऑफ कोर्स अगर मैं किसी कंट्री में पैदा हुआ हूँ तो ऑफ कोर्स मैं माना जाऊंगा उसी कंट्री का सिटीजन, दैट्स इट, देयर इज नो डाउट। बट रेजिडेंट्स कौन होते हैं, तो रेजिडेंट्स तो एक्चुअल में रहने वाले होते हैं। अब मैं चाहे अमेरिका में रहूँ, कहीं पर भी रहूँ, तो ऑफ कोर्स मैं रेजिडेंट्स तो काउंट होऊंगा ना उसमें। तो यहाँ पर देखिए जो सिटीजनशिप है वो एक लीगल कंसेप्ट है बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ ए पर्सन, या फिर ये कह सकते हैं और सम लीगल प्रोविजन टू बिकम ए सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। अब आप ये भी सोचेंगे कि हाँ कई बार क्या होता है कि लोग बाहर गए तो होते हैं लेकिन उन्हें एक टाइम पीरियड तक सिटीजनशिप नहीं मिली होती है। लेकिन ये सिटीजनशिप के अकॉर्डिंग जो है डेफिनेशन आई है वो ये भी कहती है कि अगर आपका एक लीगल प्रोसीजर फॉलो हो गया, आप सिटीजन बन चुके हैं, तो दैट में बी कॉल्ड है सिटीजनशिप। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ तो मैं किसी और कंट्री की सिटीजनशिप नहीं ले सकता, वो मुझे लीगल प्रोसीजर उसका फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। बट रेजिडेंट क्या होते हैं, अ रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री मीन्स एक कंट्री का जो रहने वाला है, इज अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन ए कंट्री, और उसकी जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं दे ऑल्सो लाई इन दैट कंट्री। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा फर्क आ जाता है। एक रेजिडेंट जो है वो किसी कंट्री का सिटीजन नहीं भी हो सकता, क्योंकि कुछ टाइम पीरियड के लिए तो उसको रहने की परमिशन होती है,
तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि सिटीज़न वो होते हैं जिन्होंने लीगल प्रोसीजर फॉलो कर लिया या उसी कंट्री में पैदा हुए, तो वो सिटीज़न कहे जाएंगे। लेकिन एक जो रेजिडेंट है उसको आप सिटीज़न नहीं कह सकते जब तक लीगल प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। बट यहाँ इसकी डेफिनेशन है कि उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री से जुड़े हैं और वहीं पर वो रहता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे होते हैं, तो इनडायरेक्ट अगर आपसे पूछ लिया आप क्या बोलोगे? ये ऐसे होते हैं जहां जो लायबिलिटी होती है पे करने की या बर्डन जो होता है टैक्स का, वो टू डिफरेंट पर्सन पे होता है। जैसे एग्जांपल क्या है? जीएसटी का। अब आप कहेंगे जीएसटी कैसे? इसमें क्या होता है कि अगर एक जो चीज़ है, कोई भी वस्तु है, कोई प्रोडक्ट है, उसकी कीमत है 100 रुपये, तो उसके ऊपर जो है आपको भी टैक्स देना पड़ेगा और ऊपर से जो स्टेट है वो आपसे यानी जो सेल कर रहा है उससे भी देना पड़ेगा, यानी दोनों तरफ से टैक्स आएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है तो उसका जैसे हाफ पार्ट डिवाइड हो जाता है। अगर 100 रुपये की है तो 100 के बाद 12% जो है वो उस पर टैक्स लग जाता है, तो यानी उसका जो 12 रुपये है वो या 12% जो है वो उसको भी देना पड़ेगा जो इसे सेल कर रहा है। आपने परचेज किया, आपको तो देना पड़ा ही, लेकिन जिसने सेल किया उसको भी ये टैक्स सरकार को देना होता है, स्टेट को देना होता है। तो ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स की जो बात की है वो है इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या होती है? देखिए सब्सिडीज आज के टाइम में बड़ा कॉमन सा वर्ड है, क्योंकि सरकार जब भी इलेक्शन का टाइम आता है कहते हैं कि यहाँ पर सब्सिडी मिल गई, ये मिल गई। जैसे अभी रिसेंट में मैंने सुना है कि देखा इनफैक्ट न्यूज़पेपर में कि बहुत सारे करोड़, कम से कम करोड़ लोगों को, एक करोड़ से ज़्यादा लोगों को सब्सिडी मिलने वाली है गैस सिलेंडर के ऊपर। इसका मतलब क्या होता है कि सपोज अगर कोई प्रोडक्ट है उसकी कीमत 100 रुपये है, लेकिन सरकार को क्या लगता है कि ये 100 रुपये इसकी जो है कीमत ज़्यादा है, और ये कीमत जो है जिसने सेल करनी है उसको 100 की नहीं बेचनी चाहिए, उसको कितने की बेचनी चाहिए? उसको देनी चाहिए 60 रुपीज़ में, यानी आपको 60 में मिलेगी। लेकिन 40 रुपये का जो बीच का गैप है वो सरकार उसको पे करेगी, क्योंकि सरकार आपको सब्सिडी देना चाहती है ताकि आपको कम दाम में वो प्रोडक्ट जो है आप मिल जाए, आप उसे खरीद सकें। तो ये होती है हमारी सब्सिडी। इसकी इंग्लिश में जो आप लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो है दे आर द पेमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट टू फर्म्स इन फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन। इन फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन भी चलो ठीक है, थोड़ा सा हम रिलैक्सेशन दे देते हैं यहाँ पर, ये चीज़ आपको इतने में कम रेट में मिल जाएगी। अब नेक्स्ट है, जब आप एस्टिमेट करते हैं नेशनल इनकम का तो विच आइटम्स में भी इंक्लूडेड, कौन सी आइटम्स को आप इंक्लूड करेंगे? इसमें रेंट भी आ जाएगा, आप बोल सकते हैं रेंट भी आ जाएगा, मिक्स्ड इनकम भी आ जाएगी और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी आ जाएगा। अब जब ये कहें जीडीपी, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जीडीपी एट कांस्टेंट और करंट, दोनों आगे कांस्टेंट और करंट प्राइसेस पे जीडीपी को क्या नाम देंगे? तो कांस्टेंट प्राइसेस पे जीडीपी को हम कहेंगे रियल जीडीपी, और अगर करंट प्राइसेस पे बोलें जीडीपी को तो हम कहेंगे नॉमिनल जीडीपी। ये दोनों आपने बिल्कुल, क्योंकि देखिए लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जब भी वाइवा होता है, तो वाइवा में टू द पॉइंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है। अगर आपको आंसर नहीं आता होगा तो द क्वेश्चन विल पास टू द नेक्स्ट कैंडिडेट, और में भी अगर आप इंडिविजुअल सिंगल तौर पे बैठे तो यू विल बी गिवन द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी में आ जाता है कि जीडीपी क्या होती है। वैसे ही आपका टीचर पूछ सकता है जीडीपी क्या होती है, तो जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट वैल्यू देंगे जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो एक डोमेस्टिक टेरिटरी में एक कंट्री के एक साल के अंदर तैयार होती हैं। तो ये एक साल के अंदर का जो टाइम पीरियड है ये आपको जरूर बताना है। ये नहीं है कि ओवरऑल देखा जाएगा, नहीं, आपको एक साल का टाइम पीरियड बताना है ड्यूरिंग अ ईयर। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स में आपको बताने हैं ट्रांसफ़र पेमेंट के भी। आपसे कुछ टीचर ने पूछ लिया कि बताइए कुछ एग्जांपल दीजिए, ट्रांसफ़र पेमेंट कौन सी हो सकती है? उसमें आएगा पेंशंस, ओल्ड एज पेंशंस या डोनेशंस। अब देखिए इसको ये नाम क्यों दिया गया ट्रांसफ़र पेमेंट? एक्चुअली में क्या होता है, ये अनअर्नड इनकम होती है। अनअर्न मतलब आप इसे कमाते नहीं हैं, आपको डोनेशन के तौर पे या चैरिटी के तौर पे मिलती है। यानी ये कहेंगे सिंस ट्रांसफर इनकम्स आर नॉट अर्नड एज रिवॉर्ड्स फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज, तो दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इनको आप नेशनल इनकम की कैटेगरी में नहीं डालेंगे, ये उससे बिल्कुल हट के रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर इनकम्स आर दोज, यानी फैक्टर इनकम्स क्या होती है? पहले अगर मेरी जो है ट्रांसफर पेमेंट है फिर फैक्टर इनकम आ जाती है। तो फैक्टर इनकम क्या होती है? जो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, यानी जो आपने काम किया है, मेहनत की है, हम कहेंगे विच आर रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय रेंडरिंग देयर इफेक्टिव सर्विसेज। इन अदर वर्ड्स
फैक्टर इनकम इज अर्नड इनकम, इसका मतलब है आपकी मेहनत का जो फल है वो एक्चुअल में फैक्टर इनकम कही जाती है। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जैसे डोमेस्टिक इनकम ये क्या होती है, ये सम टोटल होती है फैक्टर इनकम्स का, जिसमें आ जाएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, रेंट है, प्लस इंटरेस्ट है, प्लस प्रॉफिट है जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। ये जो बच्चे बहुत अच्छे हैं, एक्सपर्ट हैं, वो तो 1 मिनट में देख लेंगे, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम आ रही होगी तो यू विल हैव टू हियर द आंसर अगेन। ऐसी फिर भी आपको क्वेश्चन का आइडिया मिल जाएगा कि नेशनल इनकम क्या होती है। तो ये एक्चुअल में होती है सम टोटल, मैंने थोड़ी सी दूसरी उसमें दे दिया है लैंग्वेज में, सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम्स, जिसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट अर्न्ड बाय ए नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेयर इट इज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड, तो वो हमारी हो जाती है नेशनल इनकम। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे लगा आपके साथ डिस्कस किए जाने चाहिए। फिर भी जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप फील फ्री, आप एनी टाइम कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी प्रॉब्लम रखिए, अगर मेरे पास सॉल्यूशन होगा तो 100% आपको रिप्लाई भी मिलेगा और सॉल्यूशन भी मिलेगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। और आप चाहें तो मुझे मेरे दूसरे चैनल तरन सर व्लॉग्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। हैव वेरी नाइस डे।